सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया की यह 4th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राच्य पाश्चात्य विवाद। अब ये विवाद क्या था, इसका क्या अर्थ था, क्या कारण था, परिणाम क्या निकले, यह सब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी और शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी बीएड एग्जाम में आता है। सहारनपुर यूनिवर्सिटी में भी आता है, शाकुंभरी में, और मेरठ यूनिवर्सिटी में भी आता है। दोनों यूनिवर्सिटी में आता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ही आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राच्य पाश्चात्य विवाद, जिसे हम इंग्लिश में ओरिएंटल ओसिडेंटल कंट्रोवर्सी बोल देते हैं। अब ये विवाद क्या था, इसके बारे में हल्का सा पहले आपको बता देता हूं। जब बाद में हम इसे पढ़ेंगे आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे पहले हमें वैदिक शिक्षा प्रणाली देखने को मिलती है। वैदिक शिक्षा प्रणाली के बाद बौद्ध शिक्षा प्रणाली आई, हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली देखने को मिली। फिर मुस्लिम काल आया, मुस्लिम हमें शिक्षा प्रणाली देखने को मिली, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। उसके बाद ये सारी हमारी जो शिक्षा प्रणालियां थी ये धर्म केंद्रित थी, धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके बाद भारत पे अंग्रेजों का शासन हो गया, आधुनिक काल आया, अंग्रेज भारत में आ गए। अब जो भी बात होगी वो अंग्रेजों से संबंधित होगी। ये पहले तीनों टॉपिक हम पिछली वीडियो में कवर करा चुके हैं। अंग्रेजों का भारत पे शासन हो गया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करनी शुरू कर दी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। और ये जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है ये इन्हीं अंग्रेजों से, अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अंग्रेज भारत में आए, भारत पे शासन करने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो भारत में शासन कर रही थी उस टाइम पर। लेकिन वो कंपनी भारत में शासन कैसे करेगी, उस सब की जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट से उस कंपनी को भेजी जाती थी कि आप भारत में इस तरह से शासन करेंगे। एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कहा, उस कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि 1 लाख रुपए आपको सालाना भारत की शिक्षा पर खर्च करने हैं। अब ये 1 लाख रुपए भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कह तो दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि आपको हर साल भारत की शिक्षा पर खर्च करने हैं। लेकिन यहाँ से कंफ्यूजन ये शुरू हुई। कुछ अंग्रेज तो ये कहने लगे कि इन 1 लाख रुपए को हम भारतीय बच्चों पर ही खर्च करेंगे जो भारत की शिक्षा ले रहे हैं, भारतीय संस्कृति की शिक्षा ले रहे हैं, हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं, उन पर खर्च करेंगे। कुछ अंग्रेज कहने लगे कि इस 1 लाख रुपए को हम उन बच्चों पर खर्च करेंगे जो बच्चे भारत में अंग्रेजी शिक्षा ले रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं। तब इस तरह से 2 गुट बन गए। एक गुट तो ये 1 लाख रुपए जो भारतीय भाषाएं थी, जो अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, पहले से उर्दू चली आ रही थी, उन भाषाओं पर खर्च करने के लिए कह रहे थे। एक ग्रुप या कुछ अंग्रेज इस 1 लाख रुपए को ऐसे बच्चों पर खर्च करने के लिए कह रहे थे जो अंग्रेजी की शिक्षा ले रहे हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी के अकॉर्डिंग शिक्षा ले रहे हैं। तब इस तरह से 2 गुट बन गए और एक गुट को हम प्राच्य गुट, एक गुट को पाश्चात्य गुट बोलते हैं। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ और ये काफी बड़ा विवाद बन गया था उस टाइम के लिए। इसको खत्म करना भी अंग्रेज सरकार के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। अब इस विवाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने 1857 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करना शुरू कर दिया था। ये जो बंगाल बिहार वाला इलाका था वहां पर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। 64 में हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद तो अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता ही रहा था। 1857 और 64 के बाद जो युद्ध हुआ था प्लासी और बक्सर का, उसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया। इस टाइम पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई हुई है वो क्या कर रही है, अपना शासन बढ़ा रही है, राज करने की कोशिश कर रही है। भारत की शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान थोड़ी देगी, वो पहले अपनी सरकार की, अपने शासन की जड़ें मजबूत करने पर ध्यान देगी। धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे अपने शासन को मजबूत करना चाहते थे। भारत में जो भारतीय देसी पाठशालाएं थी जो पहले से चल रही थी, वैदिक काल की, बौद्ध काल की, मुस्लिम काल की, में भारतीय जो देसी पाठशालाएं थी, वही पाठशालाएं अध्ययन अध्यापन का कार्य भारत में कर रही थी और वही करती रही। अंग्रेजों ने शुरुआत में कोई ध्यान नहीं दिया इस ओर। कुछ ईसाई मिशनरियों ने अपने प्रयास से
अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की और उसमें अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने लगे। मिशनरियाँ क्या होती हैं? धर्म प्रचारक को हम मिशनरी बोलते हैं। अब ब्रिटेन से कुछ ऐसे व्यक्ति आए जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए। उन व्यक्तियों को हम ईसाई मिशनरियाँ बोलते हैं, ईसाई धर्म के प्रचारक व प्रसारक। ये व्यक्ति भारत में आ गए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। अब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्हें अंग्रेजी की भी व्यवस्था करनी होगी, अंग्रेजी में तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं ये। तब इन्होंने अपने छोटे छोटे स्कूलों की स्थापना की, उसमें अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करने लगे, साथ ही साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। ईसाई मिशनरियों का मुख्य कार्य अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। कंपनी या शासन की तरफ से उन मिशनरियों को कोई भी मदद नहीं मिली। अब ये जो ईसाई धर्म के प्रचारक या ईसाई मिशनरियाँ थी, ये क्या चाहते थे कि अंग्रेज सरकार इन्हें आर्थिक सहायता करे, इनके जो स्कूल है उन्हें मान्यता दे, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करे, इनकी सहायता करे, जो मिशनरियाँ भारत में आए थे। लेकिन कुछ अंग्रेज जो शासन कर रहे थे भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित थे, वे ये सोच रहे थे कि जब सरकार ने कोई भी नियम कानून भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं बनाया है, तो ये मिशनरियाँ क्यों शिक्षा प्रदान कर रही हैं ऐसे ही। तो वे इन मिशनरियों पर नियंत्रण करना चाहते थे कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी मत पढ़ाओ, कोई नियम कानून आएगा उसके बाद ही पढ़ाना। तो इस तरह की कुछ माहौल भारत में बना हुआ था। दोबारा बात कर लेते हैं इस माहौल की, भारत में क्या माहौल बना हुआ था। अंग्रेज भारत में आ गए हैं, भारत में अपना शासन फैला रहे हैं, राजाओं के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, राजाओं को हरा रहे हैं चाहे जैसे भी, और धीरे धीरे अपना शासन बढ़ा रहे हैं, अपना क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं। उनका भारत की शिक्षा व्यवस्था की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं है, वे सिर्फ अपने शासन को मजबूत करने की ओर लगे हुए हैं। इस बीच क्या हो रहा है, जो पहली भारत में स्कूल चल रहे थे, वैदिक बौद्ध वगैरह मुस्लिम वगैरह में स्कूल चल रहे हैं, वे पहले से ही चलते आ रहे हैं, धीरे धीरे में तो ऐसे ही चल रहे हैं। साथ ही साथ क्या हुआ, जैसे अंग्रेजों का शासन होने लगा, कुछ अंग्रेज लोग इंग्लैंड से ब्रिटेन से आ गए भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। उन्होंने अपने स्कूल की स्थापना की, अंग्रेजी की शिक्षा देने लगे, अंग्रेजी के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। तो ये व्यवस्था कुछ इस तरह से भारत की शिक्षा उस टाइम पर चल रही थी। अब ये बात मैंने आपको पहले बताई है, दोबारा बता रहा हूं। कंपनी भारत में शासन कर रही थी, लेकिन जो कंपनी भारत में शासन कैसे करेगी, उसके जो नियम कानून थे वो सारे ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटेन पार्लियामेंट, वहां से बनकर आते थे आज्ञा पत्र के रूप में, चार्टर्स एक्ट के रूप में। वो एक्ट बताता था भारत को कि भारत में अब अंग्रेज क्या क्या काम करेंगे, किस क्षेत्र में किस तरह की क्या नीति रखेंगे, क्या योजनाएं भारत में रहेंगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत में शासन व्यवस्था किस प्रकार चलेगी, उसके लिए चार्टर्स एक्ट आज्ञा पत्र पारित किए जाते थे, जिसमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या योजनाएं व नीतियां रहेंगी उनका वर्णन रहता था। यह आज्ञा पत्र 20 वर्षों के लिए लागू होते थे तथा प्रत्येक 20 वर्षों बाद पुराने आज्ञा पत्र में संशोधन कर नए आज्ञा पत्र जारी किए जाते थे। ये बात भी इंपॉर्टेंट है इस विवाद के लिए। कंपनी भारत में शासन कर रही थी, लेकिन शासन भारत में कंपनी कैसे करेगी, उसके लिए जो नियम कानून शर्तें थी वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट से एक चार्टर्स एक्ट बनता था, आज्ञा पत्र, उसमें लिखा होता था और वो कंपनी को दिया जाता था। ये आज्ञा पत्र हर 20 साल में एक बार बनता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक आज्ञा पत्र चार्टर्स एक्ट जारी करती थी, जिसमें अगले 20 साल के लिए भारत में क्या क्या योजनाएं रहेंगी में सब लिखी होती थी। 20 साल बाद वह फिर जारी करती थी। कंपनी को इस चार्टर्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही भारत में शासन करना होता था, भारत में जो योजनाएं होती थी वे लागू करनी होती थी। इतना आप समझ पाए। सबसे पहला जो आज्ञा पत्र है चार्टर्स एक्ट, वो 1773 में 1773 में आया। इसमें शिक्षा के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। फिर 1793 में 1793 में आया, 20 साल के बाद। इसमें भी भारत की शिक्षा के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हमारे लिए तो ये दोनों आज्ञा पत्र बेकार है, क्योंकि हम यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहे हैं भारत की। लेकिन 1793 का जो ये आज्ञा पत्र आया था, इसके 20 साल बाद जो आज्ञा पत्र आया 1813 में,
आज्ञापत्र 1793 के 20 साल बाद अर्थात 1813 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा आज्ञापत्र जारी किया गया, जिसे 1813 आज्ञापत्र या फिर चार्टर्स एक्ट 1813 कहा गया। इस आज्ञापत्र में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत की शिक्षा कैसी रहेगी उसके बारे में कुछ बातें कही। भारत की शिक्षा के बारे में सबसे पहले किस चार्टर्स एक्ट में बातें कही गई थी? 1813 में कही गई थी। इस आज्ञापत्र में भारतीय शिक्षा संबंधी कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। यही आज्ञापत्र प्राच्य पाश्चात्य विवाद का आधार बना। समझ पाए क्या होता है? अंग्रेज भारत में आए, धीरे धीरे कुछ अंग्रेज जो ईसाई मिशनरियां थी, धर्म प्रचारक में भारत में प्रचार प्रसार करने लगे अंग्रेजी शिक्षा का। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने भारत की शिक्षा के बारे में 1813 में एक चार्टर्स एक्ट पारित करके भारत में कंपनी को भेजा कि अब आप भारत में इस तरह से शासन करेंगे तो भारत की शिक्षा के बारे में आपकी ये नीतियां रहेंगी। 1813 के चार्टर्स एक्ट में शिक्षा के बारे में 3-4 बातें लिखी हुई थी। वे बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात 1813 के आज्ञापत्र में भारतीय शिक्षा के बारे में लिखी हुई थी, यूरोपीय देश की कोई भी मिशनरी या कोई भी धर्म प्रचारक यूरोप से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से भारत में आ रहा है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करने के लिए, वो वहां पर आ सकता है। कोई भी भारत में आ सकता है, उसे भारत में आने की प्रचार प्रसार की छूट होगी और कंपनी इन मिशनरियों की रहने की व्यवस्था करेगी और इनके शिक्षा के प्रचार प्रसार में मदद करेगी। पहली बात तो ये लिखी हुई थी कि जो मिशनरियां हैं वे भारत में आ सकती हैं, अंग्रेजी शिक्षा का और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हैं, कंपनी उन मिशनरियों को सहयोग करेगी। पहली बात यह लिखी हुई थी। दूसरी बात यह लिखी हुई थी, ऐसे क्षेत्र जिन पर कंपनियों का शासन है या अंग्रेज शासन कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में भारत के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी की ही जिम्मेदारी है। तो मैं भारतीय जो देसी पाठशालाएं चल रही हैं उन पर ज़्यादा विश्वास पात्र या उनके भरोसे न बैठे रहें। अगर ऐसा क्षेत्र जिसमें कंपनी का शासन है, उस क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का जिम्मेदारी होगी। ये दूसरी बात लिखी हुई थी। शिक्षा संबंधी तीसरी बात इस आज्ञापत्र में क्या लिखी हुई थी? इस आज्ञापत्र के आर्टिकल 43 में, अनुच्छेद 43 में या फिर धारा 43 में एक बात लिखी हुई थी। कंपनी को कहा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के रखरखाव, विकास और उत्थान के लिए किया जाएगा। यह बात इंपॉर्टेंट है। उस आज्ञापत्र में 1813 के आज्ञापत्र में यह बात लिखी हुई थी। कहाँ लिखी हुई थी? धारा 43 में लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को कहा था कि कंपनी भारत में कम से भी कम 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करेगी। कहाँ पर? भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए और साहित्य के रखरखाव, विकास और उत्थान के लिए। यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये विद्वान लिखा हुआ है, दूसरा साहित्य लिखा हुआ है। इन दोनों शब्दों का ही सबने अलग अलग अर्थ लिया। विद्वान शब्द का कुछ अंग्रेजों ने अर्थ लिया, ऐसे विद्वान जो अरबी, फारसी, संस्कृत भाषा के विद्वान है, जो भारतीय भाषाओं के विद्वान है। साहित्य, ऐसा साहित्य जो अरबी फारसी, संस्कृत भाषा का साहित्य है, पोली भाषा का साहित्य जो भारतीय साहित्य है। तो 1 लाख रुपए भारत के भारतीय साहित्य पर खर्च किए जाएंगे जो पहले से ही भारत में चल रहा है। कुछ अंग्रेजों ने इस विद्वान शब्द का अर्थ ये माना कि ये विद्वान वे विद्वान हैं जो भारत में रहकर अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजी साहित्य लिख रहे हैं। और साहित्य का मतलब होता है भारत का वो साहित्य जो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है या बाहर का कोई अंग्रेजी साहित्य भारत में आया है। तब इस तरह से कंफ्यूजन पैदा हो गई और एक विवाद बन गया। 1813 के इस आज्ञा पत्र में धारा 43 में भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा साहित्य की रखरखाव के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष व्यय करने की बात की गई थी। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का प्रमुख कारण इसी धारा में प्रयोग किए गए साहित्य तथा विद्वानों, ये 2 शब्द थे। कुछ लोगों ने साहित्य शब्द का अर्थ भारतीय साहित्य से लिया, जैसे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी का साहित्य था, तथा विद्वानों शब्द का अर्थ भारतीय उन विद्वानों से लिया जो भारतीय क्षेत्रीय भाषा, अरबी, फारसी भाषा के विद्वान थे। लेकिन कुछ अंग्रेजों ने इन शब्दों का अर्थ अंग्रेजी भाषा के साहित्य से लिया तथा अंग्रेजी भाषा के विद्वानों से लिया। यहीं से 2 गुट बन गए, एक प्राच्यवादी गुट, एक पाश्चात्यवादी गुट, और प्राच्य पाश्चात्य विवाद की शुरुआत हुई। प्राच्यवादी गुट तो ये कहता था कि जो
ये पैसा है भारतीय भाषाओं पर, भारत की खुद की अपनी सभ्यता संस्कृति पर खर्च किया जाना चाहिए। पाश्चात्यवादी गुट ये कहता था ये जो 1 लाख रुपए हैं ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा को फैलाने पर और अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए, न कि भारत की खुद की भाषा और भारत की संस्कृति पर खर्च किया जाना चाहिए। तो ये एक वो बन गया हमारा विवाद। अब आप समझ पाए प्राच्य पाश्चात्य विवाद का क्या कारण था, वो क्यों पैदा हुआ था। अब बात करते हैं इस विवाद में क्या क्या था, कौन सा गुट क्या बात कहता था। 1813 के आज्ञा पत्र में 2 शब्दों साहित्य और विद्वानों की व्याख्या सही से नहीं की गई थी, जिस कारण कंपनी के लोगों ने इनका अर्थ अलग अलग लिया तथा 2 वर्ग बन गए। पहला वर्ग प्राच्यवादी वर्ग, दूसरा वर्ग पाश्चात्यवादी वर्ग। प्राच्यवादी वर्ग भारतीय भाषाओं की बात करता था, पाश्चात्यवादी वर्ग अंग्रेजी भाषा की बात करता था। प्राच्यवादी वर्ग की बात करते हैं। प्राच्यवादी वर्ग में शामिल लोगों ने साहित्य शब्द का अर्थ भारतीय साहित्य से लिया, जैसे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा आदि भारतीय भाषाओं का साहित्य, तथा विद्वानों शब्द का अर्थ भारतीय उन विद्वानों से लिया जो भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के विद्वान थे। समझ गए, साहित्य का अर्थ भारतीय भाषाओं के साहित्य और विद्वानों का अर्थ भारतीय भाषाओं के विद्वान, इनसे लिया प्राच्यवादी वर्ग के लोगों ने। और प्राच्यवादी वर्ग में भी अंग्रेज ही थे, कंपनी के लोग ही थे, क्योंकि कंपनी के लोगों को ही तो पैसा खर्च करना था। तो कंपनी के कुछ लोग ये कहते थे ये पैसा भारत की भाषाओं पर ही खर्च करो, भारत की संस्कृति को ही आगे बढ़ाओ। तो उस वर्ग को हम प्राच्यवादी वर्ग कहते हैं। इन लोगों का मानना था कि प्रतिवर्ष जो ये 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जानी है, ये भारत की देसी भाषाओं की शिक्षा पर ही खर्च की जानी चाहिए, जो भारत की भाषाएं पहले से भारत में चल रही हैं। प्राच्यवादी नीति के समर्थक ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने व अनुभवी कर्मचारी थे। अब ये कुछ अंग्रेज ये बात क्यों कह रहे थे कि ये पैसा भारत की भाषाओं पर ही खर्च किया जाए। ऐसे अंग्रेज जो अनुभवी थे, दूसरे देशों में शासन कर चुके थे, अमेरिका वगैरह दूसरी जगह पर राज कर चुके थे, काफ़ी एक्सपीरियंस उन्हें हो गया था। उन्होंने ये बात देख ली थी अगर हम कहीं पर भी जाकर अंग्रेजी की शिक्षा देते हैं तो वे लोग अंग्रेजी पढ़कर इंटेलिजेंट हो जाते हैं और खुद को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन करते हैं। अगर हम किसी देश पर शासन कर रहे हैं और वहाँ पर अंग्रेजी की शिक्षा न दें हम, तो वे अपनी स्वतंत्रता के प्रति कभी जागरूक ही नहीं होंगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट कभी होंगे ही नहीं। इससे जो ब्रिटिश राज्य है उसकी जड़ें मजबूत होंगी, उसे जल्दी कोई उखाड़ नहीं फेंक पाएगा। तो ये प्राच्यवादी वर्गों का मानना था। प्राच्यवादी वर्ग के समर्थक कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने अनुभवी कर्मचारी थे जो लंबे समय से भारत में रहे थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को निकटता से पहचाना था और उनके प्रशंसक बन गए थे। मुनरो ने ब्रिटिश संसद में एक ये बात कही थी, कैप्टन मुनरो, इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में काफ़ी अध्ययन किया था। इन्होंने ब्रिटिश संसद में जाकर एक बात कही थी, यदि सभ्यता का व्यापार होने लगे तो ब्रिटेन भारत की सभ्यता मतलब भारत के इस पदार्थ का आयात करके अपने आप को महान बना सकता है। यदि सभ्यता का व्यापार होने लगे तो ब्रिटेन इस पदार्थ का आयात करके या आयात से महान लाभ उठा सकेगा। भारत की संस्कृति के बारे में कैप्टन मुनरो ने ये बात कही थी। अब बात करते हैं प्राच्यवादियों ने अपने पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए थे। प्राच्यवादियों ने क्या कहा था कि हमारी बात क्यों मानी जानी चाहिए, क्यों ये पैसा 1 लाख रुपए भारत की भाषाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ तर्क भी तो दिए होंगे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, उन तर्क की बात करते हैं। सबसे पहला तर्क, भारतीयों की अपनी एक अच्छी भावी संस्कृति व सभ्यता है। भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार करने से इस देश की अपनी प्राचीन संस्कृति का लोप हो जाएगा, जिसके अंतर्गत अनेक युगों का ज्ञान संचित है। ये बात कही थी उन्होंने कि भारत की खुद की एक बहुत अच्छी संस्कृति है। अगर हम पाश्चात्य ज्ञान इन्हें देंगे, पाश्चात्य संस्कृति इन पर थोपेंगे, अंग्रेजी की शिक्षा देंगे, तो इनकी खुद की संस्कृति का लोप हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत प्राचीन ज्ञान से युक्त है। सेकंड पॉइंट है, इन अधिकारियों को यह भी भय था कदाचित भारतवासी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करेंगे। भारत के विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखने हेतु वे किसी प्रकार के विरोध का खतरा नहीं उठाना चाहते थे। प्राच्यवादी दूसरा तर्क ये देते थे, अगर हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो भारतवासी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करेंगे कि आप इस शिक्षा का भारत में प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हो, और हमारे जो
राज्य हम भारत में कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, विरोध होने से इस राज की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। तो कोई भी विरोध हम सहन नहीं करना चाहते, कोई भी विरोध नहीं झेलना चाहते। तीसरा पॉइंट है, यह अधिकारी भारतीयों की संकीर्णता, मतभेद और अंधविश्वासों को बनाए रखने में कंपनी के शासन का भविष्य सुरक्षित समझते थे। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, भारत में काफी मतभेद, भेदभाव, अंधविश्वास, ऊंच नीच, छुआछात, पता नहीं क्या क्या है, तो वो चीज अगर भारत में बनी रहेगी तो कंपनी को शासन करने में आसानी होगी। अगर भारत एकजुट हो जाएंगे तो कंपनी को उखाड़ फेंकेंगे। चौथा पॉइंट था, इनका यह भी मानना था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की शिक्षा देने से भारतीय लोग जागरूक हो जाएंगे, जिससे वे अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। जो ब्रिटिश कंपनी भारत में शासन कर रही है उस शासन को चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार भारत में अपना व्यापार करना और शासन चलाना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए भारत में पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य का प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट तर्क उन्होंने क्या दिया, अगर हम अंग्रेजी की शिक्षा देंगे, हमारा जो अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान है उसकी शिक्षा दे देंगे, तो भारतीय जागरूक हो जाएंगे स्वतंत्रता के प्रति। उनके अधिकार क्या है, मानव के क्या अधिकार होते हैं, ऐसी ऐसी बातें भारतीयों को पता चल जाएंगी कि मानव का आम अधिकार होता है स्वतंत्र रहना। तो वे स्वतंत्र रहने के लिए फिर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, और जो कंपनी का शासन है उसकी जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी भारत में। और ये बात इन्होंने सही कही थी। पांचवा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, भारतीय लोग गंवार और अनपढ़ हैं। वे लोग भारतीयों को गंवार और अनपढ़ समझा करते थे। उनका मानना था कि भारतीय लोग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं है। भारतीय लोग अनपढ़ गंवार हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो इनको हमें अपना उच्च लेवल का ज्ञान नहीं देना चाहिए, यह प्राच्यवादियों ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मत के लोगों का यह भी स्पष्ट रूप से मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके भारतीय लोग पाश्चात्य देशों के समकक्ष हो जाएंगे, फिर उन्हें आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अगर भारतीय पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर लेंगे भारत के लोग, तो भारत भी अंग्रेजों की तरह ही हो जाएगा। जैसी व्यवस्था इंग्लैंड में है ऐसी व्यवस्था भारत में भी हो जाएगी। इस तरह से ही भारत के लोग रहने लगेंगे, तो फिर हम अपने काम भारतवासियों से नहीं निकाल पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से भी यह एक लाभप्रद नीति है, क्योंकि अगर हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए अंग्रेज शिक्षकों को हमें ब्रिटेन से लाना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगे मिलेंगे, उनकी सैलरी देना एक बहुत महंगा होगा। लेकिन अगर हम भारतीय शिक्षाओं में भारतवासियों को खुद कहेंगे कि आप अपनी शिक्षा की व्यवस्था खुद कर लो, तो वो हमारे लिए काफ़ी सस्ता होगा। अंग्रेजों को बाहर से लाकर उनकी सैलरी अफोर्ड करना महंगा पड़ेगा। भारतीयों को भारतीय भाषाओं में भारतीय खुद की शिक्षा आप देते रहो, हल्की सी सपोर्ट कर देंगे हम उन्हें, वे अपना करते रहेंगे, तो ये आदि उसमें आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के लिए अंग्रेजों को या अध्यापक पद पर नियुक्त करना होगा, उनका वेतन भी अधिक देना होगा। भारतीय बहुत कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पाश्चात्यवादी वर्ग। पाश्चात्यवादी वर्ग का क्या कहना था। इस वर्ग के लोगों के अनुसार साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा के साहित्य तथा विद्वानों शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा के विद्वानों से लिया जाना चाहिए, तथा प्रतिवर्ष जो वो 1 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं वे अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य शिक्षा पर व्यय किए जाने चाहिए। पाश्चात्यवादी वर्ग का क्या मानना था, जो 1 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं, ये 1 लाख रुपए अंग्रेजी भाषा पर और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के अंग्रेजों की शिक्षा पर खर्च किए जाएं, न कि भारतीय भाषाओं पर और भारतीय शिक्षा पर खर्च किए जाएं। इस वर्ग में ऐसे अधिकारी थे, युवा अधिकारी थे, जो ऐसे युग में जन्मे थे जिस युग में इंग्लैंड का महत्व या इंग्लैंड का प्रभुत्व तेजी से पूरे संसार में फैल चुका था। इंग्लैंड आधे संसार में शासन कर रहा था। तो ऐसे अधिकारी थे जो उस शासन के समय पैदा हुए थे और उस शासन को ही उन्होंने देखा था। उस शासन के पहले की बातें उन्होंने नहीं देखी थी। अतः वे अपने देश की संस्कृति भाषा पर बहुत अधिक गर्व करते थे, सबसे अच्छा उसे मानते थे। किसी भी दूसरे देश की संस्कृति या भाषा को वे अपने देश की संस्कृति अंग्रेजी के मामले में कुछ भी नहीं समझते थे, उसे बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अपने देश को मानते थे और अपने देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में विश्वास रखते थे। इनका विचार था कि भारतीयों का वास्तविक उद्धार पाश्चात्य संस्कृति ही कर सकती है। ये लोग भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर भारत के लोग अंग्रेजी सीख जाएंगे तब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार आसानी से किया जा सकेगा, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें और अधिक मजबूत हो जाएंगी।
ये पाश्चात्यवादी तर्क का मानना था। ये मानते थे कि भारत में जो 1 लाख रुपए खर्च करने हैं वे अंग्रेजी पर, पाश्चात्य अंग्रेजों की शिक्षा पर खर्च किए जाएं। ऐसे भारत के बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए जाएं जो अंग्रेजी की शिक्षा ले रहे हैं। अब इन्होंने भी कुछ तर्क दिए हैं अपने पक्ष में कि अगर हम ऐसा करेंगे तो अंग्रेजी पर या अंग्रेजों की शिक्षा पर, जो भारतीय बच्चे अंग्रेजी शिक्षा ले रहे हैं उस पर खर्च करेंगे मैं 1 लाख रुपए, तो क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहला तर्क था इनका, इस समय तक कंपनी का राज्य पर्याप्त विस्तार हो गया था। कंपनी ने काफी भारत के क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दिया था। उनके दफ्तरों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में बाबुओं और क्लर्कों की आवश्यकता हो रही थी। इनके अनुसार भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, जिससे सस्ते मजदूर कर्मचारी आसानी से मिल सके। ब्रिटेन से कर्मचारी महंगे दामों पर आते हैं। पहली पॉइंट तो इन्होंने ये दिया कि अगर भारत में हम अंग्रेजी की व्यवस्था करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा देंगे, तो उससे हमारे खुद के लिए जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, वे आसानी से हमें मिल जाएंगे। अगर हम भारत में भारत की भाषाओं में शिक्षा देंगे, तब हमें जो अपने मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, इंग्लैंड से लाने पड़ेंगे और उन्हें हमें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। अब भारतीयों को बहुत कम पैसा देकर हम रख सकते हैं, तो हमारा पैसा बचेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो हमारे लिए मजदूर और कर्मचारी आसानी से कम दामों में ही मिल जाएंगे। सेकंड पॉइंट ये था, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाना है, जो कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही संभव है। इस वजह से अंग्रेजी भाषा पर वो 1 लाख रुपए खर्च किए जाने चाहिए। थर्ड पॉइंट था, इससे भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो रंग रूप में भारतीय होगा, किंतु वेशभूषा, बोलचाल, चिंतन और विचारों में अंग्रेज होगा। थर्ड पॉइंट क्या था, इससे भारत वाले लोग, जो भारतीय लोग हैं, वे अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो ऐसा एक वर्ग तैयार हो जाएगा भारत में जो दिखने में तो भारत जैसा होगा, लेकिन कपड़े पहनने में, बोलचाल में, सोच विचार में अंग्रेजों जैसा होगा। इससे अंग्रेजी शासन की जड़ें भारत में मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि अंग्रेज जैसे भारतीय भी हो गए हैं। अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों की ब्रिटिश शासन के प्रति गहन श्रद्धा होगी, जिससे ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत होंगी। अगर अंग्रेजी बोलेंगे कुछ भारतीय है, तो वे उन भारतीयों के साथ थोड़ी ज़्यादा मेल जोल रखेंगे जो अंग्रेजी नहीं बोलते। वे ब्रिटिश साम्राज्य के साथ ज़्यादा मेल जोल रखेंगे। मतलब भारतीय लोग ब्रिटिश साम्राज्य में अपनी श्रद्धा भाव रखेंगे और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इनके अनुसार भारतीयों में अंधविश्वास का बोलचाला है तथा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही इसे समाप्त किया जा सकता है। राजा राम मोहन राय का भी यही उद्देश्य था। ये कहते थे कि भारतवासी अंधविश्वास, भेदभाव ज़्यादा मानते हैं, छुआछूत वगैरह, तो वह अंधविश्वास पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। कुछ भारतीय भी यही बात कहते थे। राजा मोहन राय ने भी यही बात कही थी कि जो भारतीय ज्ञान विज्ञान है वो अब इतना खराब हो गया है, उसमें इतनी कुरीतियां घुस गई हैं, उसके द्वारा खुद उसकी कमियों को नहीं सुधारा जा सकता। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वारा हम भारतीय कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। ये राजा राम मोहन राय का मानना था। नेक्स्ट पॉइंट था, इनके अनुसार भारतीय भाषा और विज्ञान तुच्छ है, जिनका शब्दकोश सीमित है, इनमें सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। अगर हम चाहते हैं भारतीय भाषाओं में भारतीय विद्वानों को या भारतीय बच्चों को हम अपना भी ज्ञान दें जो हमारे काम भी आए, ऐसे भारतीय बच्चे बन जाएं जो हमारे नौकरी वगैरह भी कर सकें, तो भारतीय भाषाएं इतनी विकसित नहीं है कि हम अपना ज्ञान विज्ञान उन्हें उनकी भाषा में दे सकें। इस वजह से अंग्रेजी और अंग्रेजी के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। सातवां पॉइंट है, अंग्रेजी साहित्य के द्वारा भारतीयों का भी उद्धार किया जा सकेगा। अंग्रेजी साहित्य सबसे महान मानते थे ये लोग अंग्रेजी साहित्य को। मैकाले ने क्या कहा था, पूरा भारतीय साहित्य किसी एक अंग्रेजी साहित्य की एक अलमारी के बराबर है। ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था, पूरा भारतीय साहित्य एक अंग्रेजी लाइब्रेरी के एक अलमारी के बराबर है। तो ये अंग्रेजी साहित्य को ज़्यादा अच्छा मानते थे। अंग्रेजी साहित्य से भारत का उद्धार किया जा सकेगा, भारत देश मतलब भारत का भी उद्धार होगा। ये बात कहना चाहते थे पाश्चात्यवादी तर्क वाले कि हम तो भारत का उद्धार कर रहे हैं, भारत के लिए बहुत, भारत पर एक एहसान कर रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करके। ये हमारा विवाद था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। समझ गए आप? प्राच्यवादी वर्ग भारतीय भाषाओं पर बल देने की बात कहते थे, पाश्चात्यवादी वर्ग पाश्चात्य भाषाओं पर बल देने की बात कहते थे। इस विवाद के क्या परिणाम हुए? यह परिणाम ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। विवाद काफी बड़ा था, अब आप समझ पाएंगे इस विवाद के जो परिणाम थे उन परिणामों से।
यह विवाद कंपनी के कर्मचारियों के मध्य से शुरू होकर धीरे धीरे भारतवासी और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी फैल गया। यह विवाद कंपनियों के कर्मचारी से शुरू हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कर्मचारियों में शुरू हुआ था। धीरे धीरे यह भारतीयों में भी पहुंच गया। जो भारतीय लोग थे वे भी सोचने लगे वो 1 लाख रुपए हैं, वे भारत की भाषाओं पर खर्च होने चाहिए या विदेशी भाषाओं पर खर्च होने चाहिए। कुछ भारतीय लोग ही जो भारत में रहते थे, कुछ विदेशी भाषाओं पर कहते थे, कुछ भारतीय भाषाओं पर कहते थे। राजा राम मोहन राय उनमें से ये एक थे, उदाहरण आप समझ पाए होंगे। और साथ ही साथ ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, मतलब ब्रिटेन की संसद में भी ये विवाद हो गया था। ब्रिटेन की संसद भी 2 गुटों में बट गई थी। कुछ लोग कहते थे भारत की भाषाओं पर पैसा खर्च किया जाए, ब्रिटेन की संसद खुद में कुछ लोग कहते थे अंग्रेजी भाषा पर पैसा खर्च किया जाए। सन 1823 में, मतलब 10 साल के बाद, 1813 में आज्ञा पत्र पारित किया गया था ब्रिटेन की संसद ने। 10 साल बाद 1823 में इस समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन इस कमेटी में भी ये विवाद फैल गया। इस कमेटी के कुछ लोग प्राच्यवादी वर्ग के साथ हो गए, कुछ लोग पाश्चात्यवादी वर्ग के साथ हो गए। मतलब जो ये कमेटी बनाई, ये कमेटी भी 2 गुटों में बट गई, प्राच्यवादी गुट और पाश्चात्यवादी गुट। अब आप समझ रहे हो कितना बड़ा विवाद हो गया था। ये कंपनी के कुछ लोगों से शुरू हुआ था, भारतीयों में फैल गया था, ब्रिटेन की खुद पार्लियामेंट में फैल गया था, संसद में। जो एक कमेटी बनाई गई थी, ये कमेटी इस समस्या का समाधान करेगी, उस खुद कमेटी में फैल गया था। वो खुद कमेटी आपस में झगड़ने लगी थी, वो क्या समस्या का समाधान करेगी। प्राच्य पाश्चात्य जो ये विवाद था ये काफ़ी हद तक चला, काफ़ी दिनों तक चला। 1839 तक मोस्टली माना जाता है ये विवाद चला था। उसके बाद मैकाले का विवरण पत्र आया था, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में के बाद इस विवाद को काफ़ी कम कर दिया था। मैकाले ने क्या कहा था, अंग्रेजी की ही शिक्षा दी जाएगी, भारतीय भाषाओं की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो मैकाले ने इस विवाद को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। उसके बाद वुड का घोषणा पत्र भी आया था। वुड के घोषणा पत्र ने भी इस विवाद को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। लेकिन जो प्राच्यवादी थे वे इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारत में दी जाए। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा देने से अंग्रेजों का भारत में टाइम कम हो जाएगा, भारतीय शासन की अंग्रेजी शासन जो भारत में है उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। इस वजह से प्राच्यवादी वर्ग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करना बंद नहीं कर रहे थे। फिर लॉर्ड ऑकलैंड आए, जिन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में पद ग्रहण किया। इन्होंने क्या किया, ये जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था इसका गंभीर रूप से अध्ययन किया, इसे उस टाइम की गंभीर समस्या पाया। इसका अध्ययन कर इन्होंने क्या किया, एक समाधान निकाला। लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, इन्होंने भी यही बात कही कि जो 1 लाख रुपए हैं वे अंग्रेजी भाषा पर ही खर्च होंगे, अंग्रेजी साहित्य पर ही, जो यूरोपीय साहित्य ज्ञान विज्ञान की बात है उस पर ही खर्च होंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो प्राच्यवादी वर्ग था उस प्राच्यवादी वर्ग को थोड़े से पैसे दे दिए कि इतने पैसे आप ले लीजिए, जो आप भारतीय भाषाओं का वो करना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं, वो आप कर लीजिए, हम आपको भी नहीं रोक रहे। लेकिन जो ये 1 लाख रुपया है ये अंग्रेजी भाषा के रूप में ही काम आएगा। लॉर्ड ऑकलैंड ने अल्प धनराशि देकर प्राच्यवादी दल को शांत कर दिया। दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञानों के प्रचार प्रसार हेतु 1 लाख से भी अधिक रुपया देकर पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों को प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार प्राच्य पाश्चात्य विवाद ये समाप्त हो गया, और ये धीरे धीरे समाप्त हुआ था, तुरंत से एकदम अचानक से समाप्त नहीं हुआ था। अब आप समझ पाए कितना बड़ा ये विवाद था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद था। आई होप अब आप इस बात को समझ पाए होंगे, इस विवाद को समझ पाए होंगे। लॉन्ग व शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, दोनों रूपों में अब आप इस विवाद को लिख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आपको, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में बीएड दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।